नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 21 से 27 दिसंबर 2020 के रोजगार निर्माण पेपर के माध्यम से सप्ताह भर की न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी का सारांश। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसान महासम्मेलन रायसेन में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें वर्चुअली सम्मिलित हुए। वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन। प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों के खातों में फसल नुकसानी की 1600 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में इस सम्मेलन में अंतरित की गई। आज नहीं है यूरिया की किल्लत, पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसानों को अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बना रहे हैं। किसानों के खेतों में कम कीमत पर सोलर पंप लगाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। मंडियों के आधुनिकीकरण के संबंध में मोदी जी ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मंडियों के आधुनिकीकरण पर हम खर्च कर रहे हैं। नए कानून के माध्यम से किसान को विकल्प है कि वो अपनी फसल अपनी इच्छानुसार जहां उससे अधिक लाभ प्राप्त हो, मंडी के भीतर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। कक्षा पहली से 8वीं तक वर्कशीट आधारित होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। प्रदेश में शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर होगा। आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्री लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को वर्कशीट दी जाएगी। इसके आधार पर उनका अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन जनवरी माह में और वार्षिक मूल्यांकन फरवरी और मार्च में किया जाएगा। प्रतिभा पर्व भी आयोजित होंगे। वर्कशीट में क्या होगा? अभ्यास पुस्तिका दी जाएगी जिसके अंत में होगी वर्कशीट। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के प्रश्न होंगे। कक्षा तीसरी से 8वीं तक के बच्चों को दी जाने वाली वर्कशीट में कौशल आधारित प्रश्न और प्रोजेक्ट वर्क होगा। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर और प्रोजेक्ट वर्क लिखने के लिए भी स्थान रहेगा। वर्कशीट में 60% लिखित और 40% अंक प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क में छात्रों से कोई मॉडल नहीं बनवाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट वर्क घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या फिर घर के सदस्यों से पूछकर पूरे किए जा सकेंगे। आयुष्मान भारत कार्ड अब लोकसेवा केंद्रों से भी बन सकेंगे। एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, 0755-277-5227। इस नंबर पर आप लोकसेवा केंद्र की जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी से शुरू की जाए कॉलेजों में प्रैक्टिकल की परीक्षाएं। श्री चौहान ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिले ताकि विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो। एकल संकाय वाले महाविद्यालयों का बहुसंकाय महाविद्यालयों में उन्नयन आवश्यकतानुसार किया जाए। श्री चौहान ने कहा कि 200 शासकीय महाविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की कार्रवाई शुरू की जाए जिससे विद्यार्थियों को वर्चुअल लर्निंग एवं स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं मिल सके। 100 से कम विद्यार्थी संख्या वाले 51 शासकीय महाविद्यालयों को निकटस्थ बड़े महाविद्यालयों में विलय करने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 37 निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव। इन्होंने विभागीय गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि 73% विद्यार्थी शासकीय कॉलेजों में प्रवेशरत हैं। इस वर्ष 4,37,000 विद्यार्थियों ने स्नातक और 1,30,000 विद्यार्थियों ने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कक्षाओं में प्रवेश लिया है। श्री चौहान ने बोर्डिंग स्कूलों की समीक्षा के दौरान कहा कि फिलहाल जनवरी माह तक बोर्डिंग स्कूल नहीं खोले जाएंगे। फरवरी माह में इनके खोले जाने पर विचार किया जाएगा। इसकी जवाबदेही स्कूल मैनेजमेंट की होगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है गरीब परिवारों के लिए बेहतर रोजगार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की
समीक्षा कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने यह बात कही है। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चे इनोवेटिव आइडिया रखते हैं, उन्हें स्टार्टअप शुरू करने में पूरी मदद करें। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 1132 पंजीकृत स्टार्टअप है और 39 इंक्यूबेशन सेंटर है। इन सभी स्टार्टअप और सेंटर्स को सुदृढ़ करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि छोटी बड़ी सभी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया को और सहज सरल बनाया जाए। सभी स्वीकृतियाँ 30 दिनों के अंदर जारी हो जाए, जिसमें 30 दिन बाद औद्योगिक इकाइयाँ कार्य करना शुरू कर सकें। आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, वह भी आपको बताते चलेंगे साथ ही साथ में। जैसे कि प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, जैसा महसूस करता है वैसी चीज़ों को वह अपनी तरफ आकर्षित करता है और वह जैसी कल्पना करता है वैसी ही चीज़ों को निर्मित करता है। तो ये अच्छे विचार थे। 2020 की जो मानव अधिकार दिवस की थीम है, हम खड़े होंगे मानव अधिकारों के लिए, थीम याद रखना है। इंग्लिश में रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। संपूर्ण विश्व में 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा के 56 सदस्य देशों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था, जिसे 1950 में लागू किया गया था। संपादकीय में है ऊर्जा विभाग की समीक्षा। प्रदेश में किसानों को बिजली के अस्थायी कनेक्शन नियमानुसार समय सीमा में दिए जाए। OYT योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर लगाए जाए। विद्युत वितरण कंपनी के स्टोर से ही ट्रांसफार्मर देने की व्यवस्था की जाए। ऊर्जा विभाग से संबंधित सभी योजनाओं के लिए नियमानुसार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। इससे परे जाकर जो कार्य करे उसकी जवाबदारी फिक्स हो। यह बातें प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, इन्होंने कही। ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। जिस कंपनी के मीटर टेस्टिंग में 5% से ज़्यादा खराब होते हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। स्क्रैप मटेरियल और कंडम वाहनों की नीलामी समय सीमा में करें। मॉडल के तौर पर एक जिला एक शहर का चयन कर वहां मीटर रीडिंग की पुख्ता व्यवस्था करें। मीटर रीडर ही वसूली का कार्य भी करे। बड़े बकायेदारों की रात में मीटर रीडिंग की रिकॉर्डिंग की जाए और अनियमितता पर कार्रवाई की जाए। श्री तोमर ने कहा कि सौभाग्य योजना में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? बिजली कनेक्शन से संबंधित है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मैं लगातार समीक्षा करूंगा, प्रतिदिन 10 उपभोक्ताओं से भी बात करूंगा, इससे योजनाओं के बारे में सही फीडबैक मिल पाएगा। अब देखते हैं पिछले सप्ताह की तमाम काम की खबरें, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। 12 दिसंबर 2927 अदालतें हाई स्पीड वाइड एरिया नेटवर्क यानी स्वान से जोड़ा जा चुका है देश भर में। ई अदालत परियोजना के तहत विधि विभाग ने विश्व के एक सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क को स्थापित करने की परिकल्पना की थी और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति के साथ मिलकर देश भर के 2992 अदालत परिसरों को तीव्र गति वाले वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। स्वान का मतलब होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पर नेशनल वाइड एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने कृषि उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इस्पात प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस बाजार को BSE ई एग्रीकल्चरल मार्केट बीम नाम दिया गया है। नाम याद रखिएगा, बीम का फुल फॉर्म क्या है? BSE ई एग्रीकल्चरल मार्केट। यहाँ पर क्या होगा? यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए कार्य करेगा। यहाँ किसान अपनी उपज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रख सकेंगे। यहाँ उपज रजिस्टर्ड की जाएगी और बिक्री के लिए उसकी नीलामी की जाएगी, जिसमें देश भर के खरीदार हिस्सा ले सकेंगे। BSE के प्रबंध निदेशक यानी कि MD के अनुसार BSE राष्ट्रीय स्तर पर
वस्तुओं के वितरण का नेटवर्क तैयार कर रहा है। अब यूज़र जीमेल अटैचमेंट में मौजूद डॉक्यूमेंट को वहीं पर एडिट भी कर सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ जीमेल के हुए एक एकीकरण के तहत यह सुविधा यूज़र्स को दी जाएगी। इसके तहत यूज़र्स अटैचमेंट में रिसीव किए गए डॉक्यूमेंट्स को सीधे तौर पर एडिट कर पाएंगे। यूज़र जीमेल में रहकर डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट को वैसे ही फॉर्मेट में बनाए रखते हुए वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट फाइल को एडिट कर सकेंगे। 13 दिसंबर LIC की यूलिप पॉलिसी ऑनलाइन कर सकेंगे स्विच। यह सुविधा LIC ने दी है। इस सुविधा के शुरू होने से पॉलिसी धारक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यूलिप पॉलिसी के फंड को दूसरी पॉलिसी में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। जिन ग्राहकों ने प्रीमियर सेवाओं के लिए कस्टमर पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा LIC के न्यू एंडाउमेंट प्लस, निवेश प्लस और सिप प्लान पर लागू होगी। अमेरिका में फाइजर की कोरोना वैक्सीन को आपात स्थिति में उपयोग की इजाज़त दे दी गई है। FDA की मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज शुरू होगा। FDA का फैसला बड़े पैमाने पर जारी अध्ययन को लेकर जनता की समीक्षा के आंकड़ों के आधार पर लिया गया है। गौरतलब है कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई अन्य देश सर्दियों से पहले अधिकाधिक लोगों का टीकाकरण करना चाहते हैं। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड में भारी बर्फबारी हो रही है। तापमान -8 डिग्री तक पहुंच गया है। इस कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठप है। फ्रांस में ज़्यादातर सड़कें बंद कर दी गई है। बर्फ हटाने का काम चल रहा है। ऑस्ट्रिया में लोकल ट्रेनें तक प्रभावित है। ट्रेनों पर 6-6 इंच तक बर्फ जम रही है। ट्रेनों को चलाने से पहले बर्फ को हटाया जा रहा है। 14 दिसंबर जहाज हिमगिरी का हुआ जलावतरण। मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRAC कोलकाता में बना प्रोजेक्ट 17 के 3 जहाज़ों में से एक हिमगिरी लॉन्च किया गया। इस जहाज का जलावतरण हुगली नदी में किया गया है। इस जहाज का नाम और चिन्ह लिएंडर क्लास शिप के पोत से मिला है जो 50 वर्ष पहले 1970 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत 7 जहाज बनाए जा रहे हैं। 4 जहाज मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड तथा 3 जहाज GRAC में बनाए जा रहे हैं। इन जहाज़ों में रडार से बच निकलने की तरकीब, अग्रणी स्वदेशी हथियार और अन्य सुधारों के साथ साथ सेंसर भी फिट किया गया है। चीन में हुबई प्रांत का जियांगयांग शहर कोहरे और प्रदूषण के कारण जमीन से आसमान तक ढक गया है। लगभग 56 लाख की आबादी वाले जियांगयांग में 2 साल से तेजी से निर्माण हो रहा है। प्रदूषण के कारण यह कोहरा बढ़ा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के 93वें वार्षिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। कोविड के संबंध में जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना से लोगों की जान बचाने को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अप्रैल से अगस्त 2020 में भारत में 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सर्वाधिक FDI दर्ज किया गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में इस दौरान दर्ज किए गए FDI की तुलना में 13% ज़्यादा है। तो रक्षा मंत्री का नाम याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं लोग। पहले ये गृह मंत्री थे, अब रक्षा मंत्री हैं। और अब गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। 15 दिसंबर उपराष्ट्रपति ने योर्स ट्रूली मागजही कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति है देश के M वेंकैया नायडू। इस दौरान उन्होंने कलाकार समुदाय से अपील की कि वे विश्व में उपस्थित बढ़ाने के लिए भारत की सॉफ्टवेयर की क्षमता का उपयोग करें। योर्स ट्रूली मागजही संगीत एवं नृत्य महोत्सव के जरिए चेन्नई की प्रसिद्ध परंपरा को ऑनलाइन माध्यम से बनाए रखने की एक पहल है। बहरीन ने चीन की फार्मा कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सिनोफार्म की इस वैक्सीन का मिस्र, बहरीन और जॉर्डन में तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। इससे पहले उसने फाइजर और उसकी जर्मन सहयोगी बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी थी। बहरीन ने टीका लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। यहाँ पर लोगों को मुफ्त कोरोना वायरस वैक्सीन देने की योजना पर काम चल रहा है। तो चीन की कंपनी है सिनोफार्म।
सेल यानी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया, तो सेल को दिया गया। सेल लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। इस पुरस्कार को इस श्रेणी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह पुरस्कार उद्योग जगत को अपने पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को बेहतर करने और एक मानक स्थापित करने के लिए अपने साथी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 16 दिसंबर स्पेक्ट्रम नीलामी प्रस्ताव को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नीलामी के तहत स्पेक्ट्रम वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सफल बोलीदाताओं को सौंप दिया जाएगा। यह नीलामी 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए होगी। यह स्पेक्ट्रम 20 वर्ष की वैधता अवधि के लिए सौंपा जाएगा। नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार प्राप्त करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने में समर्थ होंगे, जबकि नया सेवा प्रदाता अपनी सेवा शुरू करने में समर्थ हो पाएगा। टाइप्स इंडिया ने 20 और प्रभावी एवं रोग प्रतिरोधक उत्पादों को अपनी पेशकश में शामिल किया है। जिन उत्पादों को शामिल किया गया उनमें तमिलनाडु की इरुलास और कुरुमवास जनजातिया के 10 उत्पाद शामिल हैं। इनमें 3 ऑर्गेनिक उत्पाद, शिकाकाई पाउडर, लाल चावल और मसाला जैसे जायफल का अचार और 2 तरह का अवल यानी पोहा शामिल है। मध्य प्रदेश की गोंड और कोरकू जनजातियों द्वारा तैयार इस 10 धातु निर्मित आकर्षक डोकरा सजावटी वस्तुएं भी ट्राइब्स इंडिया के कैटलॉग में शामिल की गई है। यहाँ से भी एक प्रश्न एमपी की परीक्षाओं में बन सकता है कि गोंड और कोरकू जो है इनके द्वारा तैयार कौन सी वस्तुएं ट्राइब्स इंडिया के कैटलॉग में शामिल की गई है? डोकरा। इनमें नंदी और हिरन की मूर्तियां, कार्ड केस, नेपकिन होल्डर और पेन स्टैंड शामिल हैं। आयरलैंड के डाटा नियामक ने ट्विटर पर 4,50,000 यूरो यानी करीब 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ट्विटर पर यह जुर्माना उस बग को लेकर लगा है जिसके कारण कई लोगों के प्राइवेट ट्वीट पब्लिक हो गए थे। नए यूरोपियन यूनियन डाटा प्राइवेसी सिस्टम के तहत किसी अमेरिकी कंपनी पर होने वाली यह पहली कार्रवाई है। गौरतलब है कि पिछले साल ट्विटर के एंड्रॉयड ऐप में एक बग आया था जिसके बाद कई यूजर्स के प्राइवेट ट्वीट पब्लिक हो गए थे। 17 दिसंबर वाडा के शोध बजट में भारत ने दिया योगदान। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी विश्व स्तर पर खेलों को स्वच्छ स्वरूप प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत ने वाडा के वैश्विक शोध बजट में $1 मिलियन अमेरिकी देने का योगदान दिया है। इससे वाडा को एंटी डोपिंग परीक्षण और पता लगाने की नई पद्धतियां विकसित करने में मदद मिलेगी। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री कौन है? श्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने देश भर में वाहनों के निर्बाध आवागमन के लिए टोल संग्रहण हेतु जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को लागू किए जाने को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत को अगले 2 वर्षों में टोल बूथ मुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा। टोल बूथ नहीं होंगे, जीपीएस से ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लिया जाएगा और टैक्स लगा दिया जाएगा, टोल वसूल लिया जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को सहायता देने के उद्देश्य से AICTE ने प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्वाह भत्ते के रूप में 20,000 रुपये की किस्त जारी करने का फैसला किया है। यह निर्णय छात्रों को अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने में मदद करेगा। 18 दिसंबर नागरिकों को ग्रीन पासपोर्ट जारी करेगा इजराइल। यह इजराइल ने ऐलान किया है। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश होगा। क्या जारी करने वाला? ग्रीन पासपोर्ट। यह जो पासपोर्ट है उन लोगों को जारी किया जाएगा जिन्हें कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इजराइल सरकार ने कदम इसलिए उठाया ताकि वैक्सीन लगवाने वाले अपने नागरिकों को अन्य मुल्कों की यात्रा के दौरान
क्वारंटीन और कोरोना के दूसरे प्रतिबंधों से छूट मिल सके। एडीबी, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजना के विकास के लिए कितने लाख डॉलर के प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं? 42 लाख डॉलर। इस समझौते के जरिए पूर्वोत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं विकसित करने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में एडीबी की अब पहली प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंस सुविधा है, पीआरएफ यानी प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में थल सेना, नौसेना और वायुसेना को स्वदेशी रूप से विकसित डीआरडीओ की 3 प्रणालियां सौंपी यानी सिस्टम सौंपे। श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को इंडियन मेरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम सौंपी। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को अस्त्र MK-1 मिसाइल और थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवाने को बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम सौंपी। तो याद रखिएगा तीनों सेनाध्यक्षों के नाम। सेनाध्यक्ष है थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवाने, वायुसेना अध्यक्ष यानी कि एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष यानी कि एडमिरल करमबीर सिंह। रिक्वायर्ड, ज़रूरत है एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, नॉन टीचिंग स्टाफ की। रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस जो कि बक्टावरम नगर इंदौर में स्थित है, फ़ोन लगा सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो। रोजगार और निर्माण के लेटेस्ट अंक में MPPSC के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है वह आप देख सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल और नॉन मेडिकल के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। लास्ट डेट है 30 जनवरी 2021। शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी के लिए आप पेपर जरूर खरीद लें क्योंकि यह काफ़ी विस्तृत विज्ञापन होता है। पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी अभी प्राप्त खबर के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोहरा का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 2 बार वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब हम देखेंगे सामयिकी में जो महत्वपूर्ण खबरें दी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में बना है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में देश की बात हो रही है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, ये वर्ष 2021 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। प्रश्न बनता है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ब्रिटेन के। उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राव ने बताया कि जॉनसन ने भारत का न्योता सहर्ष स्वीकार कर लिया है। डोमिनिक ने कहा कि जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को यूके में आयोजित होने वाले G7 समिट का न्योता भी दिया है। तो यह भी देख लीजिए कि G7 समिट कहाँ आयोजित होगा? यूके में। और यूके का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। गुजरात में प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास। बदलते समय के साथ चलना होगा और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीके अपनाने होंगे, यह बात प्रधानमंत्री ने कही। गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए इन परियोजनाओं की बात करें तो एक विलवणीकरण संयंत्र, एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और एक पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हर किसी को बदलते समय के साथ चलना होगा और अपनाना होगा जो बेहतर प्रथाएं हैं उनको। उन्होंने इस संबंध में कच्छ के किसानों की सराहना की जो कि आजकल विदेशों में फल निर्यात कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों में गुजरात में कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र समृद्ध हुए हैं। गुजरात सरकार ने किसानों और सहकारी समितियों को सशक्त बनाने का काम किया है। देश के सबसे तेजी से विकसित क्षेत्रों में से एक है कच्छ।
प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था दोनों मामले में। खरेरा में अक्षय ऊर्जा पार्क, ये याद रखिएगा, खरेरा में अक्षय ऊर्जा पार्क, मांडवी में विलवणीकरण संयंत्र और अंजार में नई सरहद डेयरी परिसर में नए स्वचालित संयंत्र के लिए शिलान्यास किया गया है। यह सब कच्छ की विकास यात्रा में नए मील के पत्थर साबित होंगे। कच्छ का रण आपने सुना ही होगा नाम। पीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं का लाभ क्षेत्र के आदिवासी, किसान, पशुपालक और आम लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज कच्छ देश के सबसे तेजी से विकसित क्षेत्रों में से एक है। भूकंप के बाद 4 गुना हुआ विकास। उन्होंने कहा कि अब गुजरात में चीज़ें बहुत बदल गई है। गुजरात के युवाओं को आज पहले की असुविधाओं की जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब कच्छ में जनसंख्या काफ़ी कम होने लगी थी। अब लोगों ने यहाँ से बाहर जाना बंद कर दिया और क्षेत्र के लोगों के वापस लौटने से आबादी भी बढ़ने लगी है। उन्होंने कच्छ में भूकंप के बाद के समय हुए 4 गुना विकास पर अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं और विश्वविद्यालयों का भी आह्वान किया। श्री मोदी ने पिछले 20 वर्षों में कई किसान हितैषी योजनाओं को शुरू करने के लिए गुजरात सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के मामले में गुजरात अग्रणी रहा है। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी के दौर में ऊर्जा और जल सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब नर्मदा का पानी कच्छ तक पहुंच गया है और कच्छ प्रगति कर रहा है। जेईई मेंस परीक्षा अब साल में 4 बार होगी। छात्रों को मिलेगा स्कोर सुधारने का मौका। पहले सत्र में इसका आयोजन 23 से 26 फरवरी 2021 तक होगा। यह जानकारी दी है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। ज्ञात रहे कि पहली परीक्षा होगी फरवरी में, दूसरी मार्च में, तीसरी अप्रैल में और चौथी मई में आयोजित होगी। नेपाल ने भारत के रेल प्रोजेक्ट को स्वीकारा। काठमांडू को भारत से रेल लाइन द्वारा जोड़ने के प्रस्ताव को नेपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारत ने नेपाल से डीपीआर और रेलवे के निर्माण की अनुमति मांगी थी। काठमांडू तक रेल लाइन की लंबाई रहेगी 136 किलोमीटर। नेपाल की एक न्यूज़ वेबसाइट के अनुसार लंबे समय के बाद नेपाल ने काठमांडू को भारतीय राज्य बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल को रेल लाइन से जोड़ने को भारत की कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को डीपीआर तैयार करने की अनुमति दे दी है। कोरोना की दूसरी लहर, जर्मनी में लगा सख्त लॉकडाउन। सरकार ने जनता से सहयोग की अपील की है। 10 जनवरी तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। दुकानें, स्कूल और डे केयर इस दौरान बंद रहेंगे। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल। उन्होंने बताया कि जर्मनी के 16 राज्यों के गवर्नर इस बात पर राजी थी कि कोविड-19 में बढ़ते संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगाना उचित है। प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में कहां पर कोरोना की दूसरी लहर के चलते सख्त लॉकडाउन लगाया गया। हांगकांग लोकतंत्र समर्थक जिमी की जमानत रद्द। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक और मीडिया टाइकून जिमी लाई को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। उन पर नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोप लगाए गए थे और उन्हें हिरासत में लिया गया था। जिमी लाई टेबलाइड द एप्पल डेली के संस्थापक है और उन पर विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन के संदेह और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगा है। सूडान, आतंकवाद फैलाने वाले देशों की सूची से इसका नाम हट गया है। सूडान की राजधानी का नाम याद रखिएगा, खार्तूम। यहाँ पर स्थित अमेरिकी दूतावास ने इस संबंध में जानकारी दी है। सूडान का नाम अमेरिका ने आतंकवाद फैलाने वाले देशों की सूची से हटा दिया है। अमेरिका ने 1993 में सूडान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद सूची में दर्ज किया था। ज्ञात रहे कि इसी साल अक्टूबर में सूडान ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध बहाल करने का ऐलान किया था। अमेरिका के राज्य प्रायोजित आतंकवाद वाली सूची में ईरान, उत्तरी कोरिया और सीरिया अभी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि सूडान ने हाल ही में कई आतंकवादी समूह के साथ शांति समझौता किया था ताकि वर्षों से चल रहे गृह युद्ध को समाप्त किया जा सके। यूरोप में स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी। इसमें विस्फोट हुआ। माउंट एटना ज्वालामुखी 11,000 फुट ऊंचा और 24 मील चौड़ा है। ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट के बाद कई भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय देश इटली में।
इटली के सिसिली में स्थित ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट के बाद 325 फुट की ऊंचाई तक हवा में लावा उठा। विस्फोट की वजह से 3 मील के इलाके में राख फैल गई। ज्वालामुखी की राख से सिसिली के पेडोरा और ट्रेमेस्टीरी इटलियों के इलाके पूरी तरह से ढक गए थे। ज्ञात रहे कि माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यहाँ से प्रश्न बनता है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एटना। इस ज्वालामुखी से हर साल इतना ज़्यादा लावा निकलता है कि 108 मंजिला इमारत को इससे भरा जा सकता है। इस विस्फोट से पहले रिक्टर पैमाने पर 2.7 की तीव्रता वाला भूकंप भी महसूस किया गया। यह ज्वालामुखी 7 लाख साल पुराना है और हर साल इससे करोड़ों टन लावा और 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। भारत और ब्रिटेन शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे मजबूत, सहमति व्यक्त की है दोनों देशों ने। भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राव के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों ने इस प्रकार का समझौता किया है। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को और मजबूत करने और अगले वर्ष से शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। ब्रिटिश विदेश मंत्री माननीय डोमिनिक राव ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दूरदर्शी बताते हुए इसकी प्रशंसा की और कहा कि प्रस्तावित सुधारों के चलते छात्रों और अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे और दोनों देशों के बीच साझेदारी को और सशक्त करने में सहायता मिलेगी। 2018 में ब्रिटेन दौरे में प्रधानमंत्री मोदी के बयान शिक्षा भारत ब्रिटेन के बीच जीवंत सेतु है, इसका स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति इस सेतु को मजबूती प्रदान करने में मददगार होगी। भारत और ब्रिटेन शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने हेतु नामित उच्च संस्थानों के संयुक्त कार्यबल के गठन के लिए भी सहमत हुए हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कार्यबल के गठन से शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता की प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के भारत के एजेंडे के लिए भी सहायक होगा। शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता की दिशा में काम करने का समझौता पीएम मोदी के वैश्विक स्तर पर उपयोगी कर्मी तैयार करने और भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका प्रस्ताव इस साल जुलाई में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी किया गया है। दोनों पक्षों ने शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में पारस्परिक सहभागिता को और बढ़ाने के लिए आशा और विश्वास व्यक्त किया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती आएगी। अब देख लेते हैं खेल चर्चा। महिला वनडे विश्व कप 2022 का कार्यक्रम आईसीसी ने जारी कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कार्यक्रम। न्यूजीलैंड के 6 शहरों में कुल 31 मैच कराए जाएंगे। विश्व की 8 टीमें इसमें हिस्सा लेगी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत कर चुके हैं ऑलरेडी क्वालिफाई। 3 टीमों का चयन आईसीसी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के जरिए होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 6 मार्च को क्वालिफायर टीम से भिड़कर करेगा। इंग्लैंड का भारत दौरा। सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होंगे 2 टेस्ट और 5 T20। बीसीसीआई और ईसीबी ने भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट, 3 वनडे और T20 5 मैच का ऐलान कर दिया है। शेड्यूल जारी हो गया है। पहले 2 टेस्ट मैच चेन्नई में होंगे, जबकि बाकी 2 टेस्ट और 5 T20 मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, अहमदाबाद में खेले जाएंगे। तो याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है भारत में, गुजरात में, अहमदाबाद के मोटेरा में। इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप, गौरव मिल ने जीता है पहला राउंड। भारत के प्रमुख रैली चालक और अर्जुन अवार्डी गौरव मिल ने चैंपियंस याच क्लब FMSCI इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप 2020 का शानदार आगाज किया है। गिल ने रैली के पहले राउंड रैली ऑफ अरुणाचल को जीत लिया। जेके टायर की टीम में शामिल गौरव ने 8 स्पेशल स्टेजों को कुल 56-55-200 मिनट में पूरा किया और कर्णा कादुर की तुलना में 4:25-700 मिनट के रिकॉर्ड अंतर के साथ विजेता घोषित किए गए। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की बने फीफा प्लेयर द ईयर। याद रखिए, प्रश्न बन सकता है, हाल ही में फीफा ने किसको 2020 का बेस्ट फुटबॉलर घोषित किया है? तो ये है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की।
पिछले साल के विजेता लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर पोलैंड के खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की ने इस साल बेस्ट फुटबॉलर के अवार्ड पर कब्जा जमाया है। यह पुरस्कार जीतने वाले रॉबर्ट पहले पोलिश खिलाड़ी हैं। तो जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि पोलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है? पोलिश। तो पोलैंड के खिलाड़ी है रॉबर्ट लेवांडोस्की, जो कि बने हैं फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप में अंशु ने जीता पदक। सर्बिया के बेलग्रेड में 2020 इंडिविजुअल कुश्ती वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक को खिताबी मैच में हारकर रजत पदक से संतुष्ट करना पड़ा। अंशु मलिक ने क्वालिफिकेशन राउंड में अजरबैजान रेसलर एलेना कोलनिस को 4-2 अंकों से हराया था। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जर्मनी की रेसलर लोरा मर्टेस को 3-1 अंकों से शिकस्त दी और सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल राउंड में उन्होंने रूसी पहलवान वेरोनिका चुमिकोवा को 7-4 अंकों से हराया और फाइनल में पहुंची। 8 फरवरी से शुरू होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। कोरोना वायरस के मद्देनज़र एटीपी ने प्रत्येक वर्ष जनवरी में होने वाले वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन को इस बार 3 सप्ताह के लिए टाल दिया है। यह टूर्नामेंट पहले 18 जनवरी से होना था। बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए फ्लॉयड मेवेदर। विश्व विजेता फ्लॉयड मेवेदर पूर्व हेवीवेट चैंपियन व्लादिमीर क्लिश्चेको और लेला अली को इंटरनेशनल मुक्केबाजी हॉल ऑफ फेम एंड म्यूजियम में चुना गया है। हाल ही में 2021 की श्रेणी की घोषणा की गई, जिसमें पूर्व ओलंपिक चैंपियन आंद्रे बार्ड, एन वोल्फे, मारियन टिमियार और डॉक्टर मार्गेट गुडमैन का नाम भी शामिल है। योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता प्राप्त हो गई है। योगासन खेल का रोड मैप और अन्य गतिविधियों की बात करें तो 2021 की शुरुआत में पायलट योगासन प्रतियोगिता नेशनल इंडिविजुअल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप वर्चुअल मोड के नाम से होनी है। योगासन खेल की प्रतियोगिताओं, प्रतिस्पर्धाओं और कार्यक्रम का एक वार्षिक कैलेंडर भी जारी होगा। प्रतियोगिताओं के लिए एक स्वचालित स्कोरिंग प्रणाली का विकास होगा। तो आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीपद नाइक और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री किरण रिजिजू ने इस संबंध में नई दिल्ली में संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की थी। रूस पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है और टोक्यो ओलंपिक से भी यह बाहर हो गया है। डोपिंग स्कैंडल से जूझ रहे रूस के खिलाड़ी जुलाई-अगस्त 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में अपने देश के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के तले हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लुसाने स्थित खेल मध्यस्थता अदालत ने डोपिंग मामलों को लेकर रूस पर दिसंबर 2019 में लगा 4 साल का प्रतिबंध हटाकर 2 साल कर दिया है और रूसी खिलाड़ी अगले 2 वर्षों में टोक्यो ओलंपिक, फीफा विश्व कप फुटबॉल और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में अपने देश के ध्वज और राष्ट्रगान के तले हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम को मिलेंगे 6 विश्व स्तरीय स्क्वैश कोर्ट। इस परियोजना के लिए 5.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 6 स्क्वैश कोर्ट की आधारशिला रखी। दोहा 2030 और रियाद 2034 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। कतर की राजधानी दोहा में ये मैच होने हैं, जबकि 2034 में इन खेलों का आयोजन रियाद में किया जाएगा। रियाद सऊदी अरब में है और दोहा कतर की राजधानी है। ओसीए के अध्यक्ष शेख अहमद अल फहद अल सबाह ने कहा, इसका मतलब कोई विजेता नहीं रहा और किसी की हार नहीं हुई। कतर में 2022 में फीफा विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा। एमपीपीएससी ने एक विज्ञापन जारी किया है। राज्य सेवा परीक्षा 2019 में जो वैकेंसी जारी हुई थी 14 नवंबर को, इसमें कुछ संशोधन किया गया है। नई रिक्तियाँ इस प्रकार से होगी, आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके जैसा भी आप चाहें।
संशोधन के परिणाम स्वरूप राज्य सेवा परीक्षा 2019 की कुल पद संख्या हो गई है 571। कार्यालय अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में स्टाफ नर्स की भर्ती खुली है। इसमें आप यदि एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर शाम 5 बजे तक लास्ट डेट है, 31 दिसंबर। पीईबी के द्वारा महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स और अन्य पदों की भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा जो होगी 2020 में, पहले इसकी डेट थी 16 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, किंतु परीक्षा की तिथि परिवर्तित की गई थी। अब इस परीक्षा का आयोजन होगा 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक। इसी के हिसाब से इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र बोर्ड के अधिकृत वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में सिंगरौली क्षेत्र के समग्र विकास की पहल की। यहाँ पर घोषणा की मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की। सिंगरौली को स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा, आदर्श स्मार्ट सिटी। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली हवाई पट्टी का भी यहाँ पर भूमि पूजन किया। इसकी लागत रहेगी 35.30 करोड़ रुपये। 80 हेक्टेयर भूमि सिंगरौली हवाई पट्टी के लिए आवंटित की गई है। प्रदेश का खनिज राजस्व सर्वाधिक सिंगरौली जिले से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी हो रहा है। सबसे सस्ती बिजली सिंगरौली शासन प्लांट से मिलती है। लागत आती है ₹1.19। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर घटी जरूर है, लेकिन सतर्कता बनाए रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। नवीन क्षेत्रों में पर्यटन विकास कर रोजगार बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मंत्रालय में टूरिज्म बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक लेते हुए यह बात कही है। जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन के लिए, जिसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। विशेषज्ञों ने समझाई वैक्सीनेशन से जुड़ी जरूरी बातें। कोविड-19 के लिए आने वाली वैक्सीन को किस तरह और कैसे उपयोग में लाया जाएगा, इस संबंध में एक बैठक हुई थी। रेरा की पहली नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। 3 खंडपीठों में 225 प्रकरणों की सुनवाई की गई। रेरा भवन में आयोजित पहली नेशनल लोक अदालत में प्रभारी रेरा अध्यक्ष तथा सदस्य न्यायिक श्री दिनेश कुमार नायक पक्षकारों की सुनवाई करते हुए आप फोटो में देख सकते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 18 दिसंबर से स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित रहेंगे। 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी उपलब्ध कक्ष की क्षमता के अनुसार केवल अभिभावकों की सहमति पर स्कूल आ सकेंगे और अपने डाउट के लिए सॉल्यूशन शिक्षकों से प्राप्त कर सकेंगे। हाल ही में जो 3 कृषि कानून लागू हुए हैं, इसका लाभ उठाने वाला जो पहला व्यक्ति है, यह भी एक जीके का हिस्सा बन सकता है, तो याद रख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की जागरूकता की सराहना की। श्री शिवराज सिंह चौहान ने नए कृषि कानून का प्रयोग करते हुए किसानों के हित में लिए गए फैसले की प्रशंसा की है। पहला मामला सामने आया न्याय के लिए होशंगाबाद का। होशंगाबाद जिले के पिपरिया अंचल के किसान भी धान उत्पादन के प्रति काफ़ी रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। राज्य सरकार के लाभकारी प्रावधानों की जानकारी होने की वजह से किसान ऐसे विक्रेताओं को दान देते हैं जो उन्हें उनके परिश्रम की पूरी कीमत दे सके। इस सिलसिले में हुआ क्या, कुछ किसानों ने 9 दिसंबर 2020 को फॉर्चून कंपनी से संपर्क किया। कंपनी के अधिकृत कर्मचारी का फ़ोन निरंतर बंद मिलता है। परेशान किसान इसकी शिकायत अगले दिन 10 दिसंबर को एसडीएम के पास, जो कि पिपरिया में है, वहां पर करते हैं। किसानों की शिकायतों को ध्यान से सुना जाता है। बिना विलंब के फॉर्चून राइस कंपनी के अधिकारियों को सूचना पत्र जारी होता है। विशेष बात यह है कि कंपनी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद
किसानों के हित में बनाए गए नए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दोनों पक्षों को सुलह का अवसर प्रदान करने हेतु सुलह बोर्ड का गठन किया गया। दोनों पक्ष के मध्य आपसी समझौते के अनुसार कृषकों की लगभग 2700 क्विंटल धान की खरीदी फॉर्चून राइस लिमिटेड द्वारा उच्चतम मूल्य 2950 और 50 रुपये के बोनस को मिलाकर कुल 3000 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी की गई। धान की खरीदी कंपनी द्वारा समझौता अनुसार कर ली गई। इस प्रकार किसानों के हित में अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रभावी कार्रवाई की गई है। तो इससे आप कृषि कानून की जो प्रक्रिया है न्याय पाने की वह भी समझ सकते हैं कि आपको एसडीएम के पास जाना होगा यदि कुछ भी गड़बड़ कंपनी वाले एग्रीमेंट के बाद करते हैं तो। लोक सेवा गारंटी में अब तक कितनी सेवाएं अधिसूचित कर दी गई है? 532 सेवाएं। 6 महीने में 14 विभिन्न विभागों की 77 नई सेवाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत। डॉक्टर भदौरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी 426 लोकसभा केंद्रों के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जाने की शुरुआत की गई है। धान का उपार्जन हुआ और अधिक सरल समय पर मिल रहा है भुगतान। कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति संचालनालय तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश चतुर्थ तल के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। AICTE COA द्वारा जारी संशोधित अकादमिक कैलेंडर अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर। BE BTech डिप्लोमा इंजीनियरिंग नॉन PPT एकलव्य अम्बेडकर ME MTech तथा लेटरल एंट्री BE के लिए। संस्था स्तर की काउंसलिंग विशेष चरण 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 से 31 दिसंबर तक चला। प्रवेश 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। तो प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति छात्र जो भी है संस्था में प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। स्मृति शेष नृत्य शैलियों में नवाचार के समर्थक थे। अस्ताद देबू प्रख्यात नर्तक और नृत्य शैलियों में नवाचार के प्रणेता 73 वर्षीय अस्ताद देबू का 10 दिसंबर को मुंबई में निधन हो गया। गुजरात के नवसारी में 13 जुलाई 1947 को इनका जन्म हुआ था। तो ये कौन थे? नर्तक थे, प्रख्यात नर्तक। चर्चा में यह पोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट खबरों को समाहित किए हुए रहता है, इसलिए पूरा देखिएगा। राज चौहान ब्रिटिश कोलंबिया में स्पीकर बने हैं। पंजाब में इनका जन्म हुआ। राज चौहान कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की असेंबली में स्पीकर चुने गए हैं। वे यह पद संभालने वाले पहले भारतीय हैं। वे 1973 में लुधियाना के गोहर गांव से कनाडा गए थे। वे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से 5 बार विधायक बन चुके हैं। उनकी पार्टी हाल के चुनाव में 87 में से 57 सीटें जीतकर सत्ता में आई है। तो याद रखिए, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में राज कर रहे हैं राज चौहान, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। ह्यूस्टन पोस्ट ऑफिस का संदीप सिंह धालीवाल की स्मृति में बदलेगा नाम। ह्यूस्टन के पोस्ट ऑफिस का नाम सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर किया जाएगा। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। जी हाँ, अभी तक राष्ट्रपति वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ही है, नए राष्ट्रपति ने कार्यभार नहीं संभाला है। आपको बता दें कि पिछले साल जांच में वाहन रोकने पर धालीवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जियुझांग कंप्यूटर चीन का दावा प्रकाश आधारित पहला कंप्यूटर बनाया। चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने प्रकाश आधारित पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफलता पा ली है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम गणित के प्राचीन चीनी ग्रंथ के नाम पर जियुझांग रखा गया है। चीन का दावा है यह जो गणना 200 सेकंड में कर सकता है, उसे करने में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू को 60 करोड़ साल लगेंगे। तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है फुगाकू, और अभी उससे भी ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है चीन ने, जियुझांग कंप्यूटर। यह चीन का दावा। ट्री ऑफ लाइफ इटली के आर्टिस्ट ने तैयार किया। इटली के चर्चित आर्टिस्ट फेब्रिजियो प्लेसी ने वेनिस के सेंट मार्क स्क्वायर में 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर के स्वर्ण जैसे 80 मॉडल से बीकन तैयार किया है। आर्टिस्ट प्लेसी के अनुसार यह ट्री ऑफ लाइफ है जो प्रतीकात्मक रूप से पृथ्वी, पानी और आकाश को अभिव्यक्त करता है। यह ट्री कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के वक्त क्रिसमस पर गहरी भावनाओं की व्याख्या करता है। फेरो द्वीप
समुद्र के नीचे 11 किलोमीटर की लंबी सुरंग यहाँ पर बनाई गई है। डेनमार्क में स्थित है फेरो द्वीप, 11 किलोमीटर लंबी सुरंग। ब्रिटेन, RAF विमान ने सबसे बड़े आइसबर्ग की तस्वीर ली। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के विमान ने दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग A68A की तस्वीर खींची है। दक्षिण अटलांटिक के इस आइसबर्ग को कैमरे में कैद करने के लिए A400M ट्रांसपोर्टर विमान पहुंचा था। अनिल सोनी ये WHO फाउंडेशन के CEO बन गए हैं। भारतवंशी और दुनिया के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ है अनिल सोनी। इनको नवगठित WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। यह फाउंडेशन दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए WHO के साथ मिलकर काम करेगा। फाउंडेशन की सूचना के अनुसार सोनी जनवरी में अपना पद ग्रहण करेंगे। अनिल सोनी। मोहम्मद हमदी बोस्टा बिच्छू पकड़ने की धुन ने कंपनी मालक बनाया। मिस्र के युवक हैं मोहम्मद हमदी बोस्टा। इनको कई साल पहले रेगिस्तान और समुद्र तटों से बिच्छू पकड़कर उसका जहर निकालने की धुन लग गई थी। इस लगन ने 25 वर्षीय हमदी को अब एक कंपनी का मालिक बना दिया है। उनकी कंपनी काहिरा बेनम पूरे मिस्र से फिलहाल 80,000 बिच्छू पकड़ने के साथ सांप का जहर एकत्र करने का काम कर रही है। बिच्छू के 1 ग्राम जहर की कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर यह हमने देखी कि बिच्छू के 1 ग्राम जहर की कीमत तकरीबन कितनी होती है, 7 लाख रुपए। उत्तराखंड, बिरथी झरने पर रेपलिंग का बना रिकॉर्ड। उत्तराखंड के मुनस्यारी स्थित विश्व प्रसिद्ध बिरथी झरने पर पहली बार रेपलिंग की गई। पर्वतारोही मनीष कसनियाल और जया छेत्री ने झरने के शीर्ष से खून जमा देने वाले ठंडे पानी की तीव्र धारा के बीच 148 मीटर नीचे उतरकर राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। रेपलिंग प्रतियोगिता का आयोजन आइस नाम की संस्था और जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। जॉन निकोलायसन नॉर्वे सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर ने दिया इस्तीफा क्योंकि उनकी पत्नी चीन की नागरिक है, वे चीन में रहती है। उन्हें इस वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला था। वर्ष 2010 में जॉन की शादी हुई थी। 2014 से वे इस पद पर हैं। उनका इसी वर्ष कार्यकाल बढ़ाया गया था। मौद्रिक नीतियाँ संभालने के साथ ही वे दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख भी हैं। राजाधारी भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट हैं, चंद्रमा पर जाएंगे। नासा ने भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट राजाधारी सहित 18 अंतरिक्ष यात्रियों की प्रारंभिक टीम का चयन किया है। ये 2024 के आर्टेमिस मून मिशन का हिस्सा बनेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने केनेडी स्पेस सेंटर में इसकी घोषणा की। राजाचारी ने MIT से एस्ट्रोनॉटिक्स और एयरोनॉटिक्स में मास्टर्स किया है। इन चयनित लोगों में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। बाइडन और कमला ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बन गए हैं। कवर पर दोनों के फोटो के साथ चेंजिंग अमेरिकाज स्टोरी यानी बदलते अमेरिका की कहानी कैप्शन लिखा है। हाल ही में हुए चुनाव में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। लेब्रॉन जेम्स टाइम एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं। अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स, इनको टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। अमेरिका में इस साल नस्ल भेद की कई घटनाओं के बाद लेब्रॉन ने मोर देन ए बोट नाम से एक कैंपेन चलाया था। मैगजीन ने इसी को आधार बनाते हुए उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी है। वे NBA टीम लॉस एंजलिस लेकर्स से खेलते हैं और उन्होंने टीम को टाइटल भी जिताया था। प्रमिला जयपाल कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव काकस की अध्यक्ष बन गई है। भारतवंशी अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव काकस CPC की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। अमेरिका में यह पद प्रभावी और अनुभवी सांसद को दिया जाता है। भारत के चेन्नई में जन्मी प्रमिला ने कहा कि CPC रंगभेद को खत्म करने, गरीबी और असमानता को मिटाने जैसे कामों को प्रमुखता से करेगा। रोरी बेन उल्फत 7 वर्षीय बालिका है, आसानी से उठा लेती है 80 किलो वजन। ओ माय गॉड। कनाडा की 7 वर्षीय वेट लिफ्टर रोरी बेन
उल्फत दुनिया की सबसे कम उम्र की ताकतवर वेटलिफ्टर मानी गई है। यह 80 किलो वजन के साथ डेडलिफ्ट और 61 किलो भार के साथ आसानी से स्क्वाट करती है। वह स्नेच में 32 किलो और क्लीन एंड जर्क में 42 किलोग्राम भार उठाने की क्षमता रखती है। इस बच्ची को सबसे युवा यूएस यूथ नेशन चैंपियनशिप का खिताब दिया गया है। ताइहे कोबायाशी संघर्ष के बाद कंपनी के सीईओ बने। जापान की राजधानी टोक्यो में रहने वाले 37 वर्षीय ताइहे कोबायाशी 10वीं की पढ़ाई अपने संगीत के शौक के कारण छोड़ चुके थे। माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर उन्हें एक कंपनी में नौकरी मिली और उन्होंने कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज की सूची में शामिल करवा दिया। कंपनी ने उन्हें सीईओ बनाने के साथ 7.9% शेयर का मालिक भी बना दिया है। शशि शेखर वेम्पति एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष बन गए हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ शशि शेखर वेम्पति को एशिया प्रशांत प्रसारण संघ एबीयू का उपाध्यक्ष चुना गया। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ की स्थापना 1964 में प्रसारण संगठनों के पेशेवर संघ के रूप में हुई थी। 57 देशों और क्षेत्रों में इसके 286 से अधिक सदस्य हैं। वे लोग जो कि हमारे बीच नहीं रहे। कवि मंगलेश डबराल का निधन। हिंदी के जाने माने कवि और वरिष्ठ पत्रकार थे मंगलेश डबराल। इनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विषयों पर बहुत लिखा है। इटली फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रासी का निधन। फुटबॉल विश्व कप 1982 में इटली को चैंपियन बनाने वाले कप्तान पाओलो रासी का निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे। वे लंबे समय से बीमार थे। 1982 में उन्होंने अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाने में खास भूमिका निभाई थी। मराठी फिल्म अभिनेता रवि पटवर्धन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। 84 वर्ष के थे। अभिनेता थे। उन्होंने अंतिम बार टेलीविज़न सीरीज आगाबाई सासूबाई में अभिनय किया था। अभिनय के साथ ही वे सामाजिक सेवा से भी जुड़े थे। दिग्गज नर्तक पद्मश्री उस्ताद देबू का भी निधन हाल ही में हो गया। वर्ष 1995 में देबू को समकालीन रचनात्मक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया था। वर्ष 2007 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। जागरूक उपभोक्ता को पहचानने होंगे अपने अधिकार। भारत में उपभोक्ता आंदोलन क्यों शुरू हुआ? देखिए, अत्यधिक खाद्य की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बड़े स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन करने लगी थी। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। इसी दिन दी गई थी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को मंजूरी। इसलिए 24 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यह थी दोस्तों सप्ताह भर की खबरों की सारांश रूप में जानकारी। सरकारी योजनाओं की जानकारी हमने देखी, करंट अफेयर्स देखे, चर्चित व्यक्तित्व, संस्थाएं, खेल घटनाक्रम देखा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा। दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।